हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चों, वेलकम टू एवरीवन। तो अभी यहाँ पे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा NHPC जेई का सिलेबस। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर ही रहे होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप लोगों के सामने ये। और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, आप NHPC जेई प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होना है सुपरवाइज़र का, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सिलेबस है जनरली वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग लेवल सब आपने सबने पेपर्स में देख ही लिए होंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जिसमें जनरली अगर हम देखें तो वो सभी कुछ है जो एक एसएससी या किसी भी रीजनिंग के सिलेबस में होता है। ठीक है, वही सब टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं, चाहे वो एनालॉजीज हो, चाहे वो सिमिलरिटीज़ हो, डिफरेंसेस हो, स्पेस विजुअलाइजेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एनालिसिस हो, जजमेंट हो, डिसीजन मेकिंग हो, विजुअल मेमोरी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, एवरीथिंग, मतलब लगभग सभी टॉपिक यहाँ पे आ गए हैं। बाकी अतुल सर भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा होगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ये सभी टॉपिक जो है वो रीजनिंग के यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करते होगे अपने एसएससी के लेवल पे तो कोई समस्या यहाँ नहीं है, मतलब कुल मिला के एसएससी की रीजनिंग ही करनी है। ठीक है, इधर आते हैं हम जनरल अवेयरनेस में। अब जनरल अवेयरनेस में वही कहूँगा कि कोई पैटर्न देखो, जीएस का और अवेयरनेस का तो क्या ही पैटर्न है ना। अवेयर बोल दिया आपको कि जनरली अवेयर रहिए, तो बस अवेयर रहिए। अपने आसपास की चीज़ें, करंट अफेयर्स, यही सब लॉजिक्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। उसी पे बेस ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई इसका पैटर्न नहीं है कि इतना तरह के आ रहे हैं या उस तरह के आ रहे हैं। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इस टाइम पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत कुछ हो रहा है बच्चों, है ना। हमारा भले ही ना हो रहा हो, नेबरिंग कंट्रीज में बहुत कुछ हो रहा है। तो इट्स सेल्फ इम्पॉर्टेंट है कि नेबरिंग कंट्रीज के रिलेटेड जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं या पॉलिटिकल रूल्स हैं या टैरिफ्स हैं या जो भी चीज़ों पे चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको उसमें अवेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना। और खासकर क्या होता है कि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो घटना चल रही है उसी घटना पे क्वेश्चन आए। कई बार सिर्फ उस घटना के जोग्राफिकल कंडीशंस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मानो कहीं पर कोई घटना हुई है, तो अब घटना तो आपने पूरी पढ़ ली, ये अब वो उसने पूछ दिया कि भैया ये जो सिटी है इसकी नियर बाय सिटी कौन सी है। ठीक है, आपको पूछ दिया कि यहाँ पे सिटी जो है उसमें कौन कौन सी समुदाय रहते हैं। तो मतलब कुल मिला के कई बार सिर्फ जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बजाय कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की कि ये इवेंट कहाँ हुआ या ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इस प्रॉब्लम का मुद्दा, इस तरह की नहीं आती चीज़ें। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे ब्रांच बेस्ड क्वेश्चन पे, मतलब टेक्निकल पार्ट पे। अब देखिए हमारा टेक्निकल पार्ट पे अगर हम आए तो ये है हमारा, दैट इज डोमेन स्पेसिफिक। ये रहा मैकेनिकल एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब ये जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन 1 जो है मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों का ऑलरेडी ऊपर। इसमें और उसमें कोई ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है, वही सब सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने वहीं डिस्कस कर लिया था। विद जनरल अवेयरनेस ऑल्सो, ये आपके मैकेनिकल में अलग से दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। सेक्शन 1 इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस, तो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वो सेम ही है वहाँ पे। ठीक है, तो हम आते हैं सेक्शन 2 में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने पेपर के सॉल्व में भी आपको बताई थी वो थी टोम, क्योंकि टोम आप ना आरआरबी में कर रहे हैं ना एसएससी में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी में भी पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको कहूँगा इसी मेन चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन है वो पोर्शन एनएचपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको चाहे वो सिंपल मशीन्स हो, लिंकेजेस हो, फ्लाई व्हील्स हो, ठीक है ना, आपका बेल्ट ड्राइव्स हो, बेल्ट ड्राइव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गियर्स हो, रिविटेड जॉइंट्स हो, कैम्प्स हो, बियरिंग्स हो, इवन कॉलर्स एंड पाइवट जो आपके क्लचेस वाला पार्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टोम को एक एक चीज को, और अच्छी बात है कि टोम में कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको करा होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। स्पेशली क्लचेस वाला सीन जो है, क्लचेस में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जब कौन क्लच आता है, एंगल आ जाता है, उसके रिलेशन, तो ये सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों। ऐप में अगर आप देखोगे तो सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। कुल मिला के सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं, इवन गवर्नर भी, टोम, और ये मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन में रहेगा एनएचपीसी के लिए। इधर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम, तो ये भी बिल्कुल वही बेसिक वाली है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो सिर्फ फोर्सेज है, लॉज ऑफ मोशन है और फ्रिक्शन है बस।
3 ही चैप्टर हैं, फोर्स सिस्टम, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। ठीक है, बस इन 3 चैप्टर पे ही आपको फोकस करना है। इधर बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन की, तो स्ट्रेस स्ट्रेन में सोम में आपका लगभग पूरा ही है। इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, टॉर्जन है, बकलिंग ऑफ कॉलम है, ईलर्स रेनकाइंस थ्योरी। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बकलिंग ऑफ कॉलम में आप ईलर्स रेनकाइंस थ्योरी तो करते हो, प्रेशर वेसल में सिर्फ थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल ही आया जो सिलेबस में है। ठीक है, इसमें प्योर बेंडिंग नहीं लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा प्योर बेंडिंग भी करके चलिएगा, क्योंकि m/i इजिकल टू सिग्मा b/y इजिकल टू e/r, एक ही इक्वेशन है, उसी का यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो प्योर बेंडिंग भी इसमें करके चलेगा, बाकी टॉर्जन भी है, सब कुछ है, बाकी लगभग पूरा सिलेबस है। और ये नहीं कि स्ट्रेन एनर्जी नहीं लिखा है तो स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, तो इसलिए मैं कहूँगा सोम तो पूरा ही करके चलो भैया, स्ट्रेन एनर्जी भी करके चलो। इन चीज़ों को कल के दिन पे कोई नहीं बोल सकते आपकी सर ये तो आया ही नहीं था, स्ट्रेन एनर्जी करके चलो। ठीक है, आप प्योर बेंडिंग भी करके चलो, और एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बहुत ज़रूरी है जो करके जाना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और जिसमें आपका ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन ये सब भी आपको करना है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इधर बात करें तो है डिज़ाइन पोर्शन की बात, तो ये दोनों सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मतलब चारों सब्जेक्ट। टोम एमडी तो मैं कहूँगा ना के बराबर देखो दी है एमडी। ठीक है, वो चैप्टर जो है वो आपको टोम के लेवल पे करना है, क्योंकि यही सब चैप्टर टोम में भी होते हैं। तो आपको रिविटेड जॉइंट है, कैम, बियरिंग, यही सब आपको उतना ही करना है जितना टोम में दिया हुआ ही है। ठीक है ना, इस पे आपको गियर्स पे, मशीन डिज़ाइन पे जाने, डिज़ाइन ऑफ गियर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब है ऐसे डिज़ाइन ऑफ बियरिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बियरिंग का क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, यही सब आपको करना है। ठीक है ना, तो एमडी वो कहने वाली बात है, इतना कोई टफ एमडी नहीं करनी है आपको, मेनली टोम के साथ ही करनी है। थ्योरी ऑफ मशीन, यहाँ सॉरी थर्मल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, थर्मल इंजीनियरिंग में आपका देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस दिया है, जो कि इटसेल्फ बिल्कुल इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं है, नीचे सभी है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, रेफ्रिजरेशन, सब कुछ है बच्चों। तो बेसिक थर्मल आपका कंप्लीट है। जो बेसिक थर्मल के 4 चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं, गैस लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, वो चारों के चारों चैप्टर मतलब फर्स्ट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करनी है आपको पूरी की पूरी। उसके बाद अगर हम आईसी इंजन्स में आएंगे, तो आईसी इंजन्स में आपको साइकिल्स भी दी है, एफिशिएंसी भी दी है, परफॉर्मेंस भी दी है, कंबशन भी दिया है, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन भी दिया है। तो जितना एसएससी का था वो पूरा का पूरा ही आईसी इंजन यहाँ पे भी करना है। तो मैं कहूँगा थर्मल में बेसिक थर्मल तो लगभग बच्चे कर लेंगे। आईसी इंजन को अच्छे से करके जाना, इस बार तो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है आपको, तो आईसी इंजन को बहुत अच्छे से करके चलिएगा। ठीक है, इधर बात आई रेनकाइन साइकिल, तो अप्लाइड थर्मल में से आपका रेनकाइन साइकिल है, उसका पीवीटीएस एचएस, रेनकाइन साइकिल एफिशिएंसी विदाउट पंप वर्क। तो ऑब्वियसली बात है आप दोनों केसेस में पढ़ सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो टॉपिक प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको जल्दी वीडियो ले लूंगा। बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन, फिटिंग, SS3, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब सब है, कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स है। तो वही अपना जो टिपिकल थर्मल में सब कुछ आता है वो सब कुछ है। रेफ्रिजरेशन में आपको मेनली रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल्स एंड स्टीम टरबाइन, सॉरी नोजल स्टीम टरबाइन तो हटा दो, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स और प्रिंसिपल रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो मेरे को लगता है रेफ्रिजरेंट पे इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, और एयर कंडीशनर को नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, सिर्फ रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, एयर कंडीशनर के चक्कर मत पड़िएगा। ठीक है, इधर आ जाए मैकेनिक्स और मशीनरी में एफएम। तो मैकेनिक्स तो लगभग पूरा ही है बच्चों, सब कुछ है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट है, काइनेमेटिक है, डायनेमिक है, फ्लो रेट है, ये सब कुछ है। उसके बाद टरबाइन पंप दोनों है, तो क्लासिफिकेशन बोल दिया, प्रिंसिपल बोल दिया, क्लासिफिकेशन बोल दिया, प्रिंसिपल बोल दिया, परफॉर्मेंस बोल दिया, तो लगभग सब है। और परफॉर्मेंस भी लिखा है, तो इसका मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी ध्यान रखने हैं, आपको जो स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले वो भी ध्यान रखने हैं, यूनिट स्पीड वगैरह भी ध्यान रखने हैं, रिलेशंस भी ध्यान रखने हैं। तो मतलब पूरा ही पड़ेगा टरबाइन और पंप को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अभी देखो एसएससी की तरह यहाँ पे भी सेम वही का वही सिलेबस है। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन स्टील लिख देता है और सोचता है पूरा प्रोडक्शन इसके अंदर, लेकिन कंप्लीट है वो। अभी आपने क्वेश्चन पेपर जब देखा था, सॉल्व करवाया था, तो आपने वहाँ देखा था क्वेश्चन पेपर, अगर आपने देखा हो तो उसमें आप देख लीजिए किस तरह के प्रोडक्शन के क्वेश्चन आए हैं। तो इसको एसएससी की तरह मत लीजिएगा कि प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर आएगी। ठीक है ना, आप अपनी तरफ से अपना प्रोडक्शन में जो दिया है, वेल्डिंग भी लिख दिया उसने, ठीक है ना, उसने कटिंग टूल्स भी लिख दिए, मतलब मेटल कटिंग भी लिख दिया, उसने फॉर्जिंग भी लिख दिया, उसने कास्टिंग प्रोसेस भी लिख दिया। तो मतलब वो एसएससी वाला सब कुछ ही सिलेबस है, लेकिन एसएससी की तरह कम नहीं है। आप एनएचपीसी का एग्जाम पेपर को अलग से लेके चले, वो पेपर जरूर देख लें जो सॉल्व करवाया है पहले। ठीक है ना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या है। और बाकी मैंने उस पेपर का एनालिसिस भी लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, जहाँ मैंने डिस्कस किया था, वहाँ मैंने एनएचपीसी का वो भी लिया था पेपर एनालिसिस, जिसमें बताया था मैंने किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन कितने आए हैं।
तो वो भी आप दोबारा देख ले अगर नहीं देखा है तो। अब इस ओवरऑल को मिला के बच्चों, और एक चीज़ और है इसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग, भले ही लास्ट ईयर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा नहीं है हमें, क्योंकि जो एनालिसिस लिया था उसमें आप लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी दिया है अलग से, तो जरूरी नहीं है कि इस बार जिस प्रोफेसर के साथ पेपर जाएगा बनने वो कुछ ना देगा, वो देगा क्योंकि सिलेबस में दिया है, क्योंकि ये चीज़ एसएससी में नहीं थी। अब एसएससी और इसमें डिफरेंस देखो तो सबसे पहले डिफरेंस ही इसी चीज़ का है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल बच्चों बेसिक्स करके चलेगा। मैंने बहुत बार पढ़ा भी दिया है यूट्यूब में भी, ठीक है, प्रैक्टिस भी बहुत बार कराई है, आपको सेशन मिल जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय राहुल कोठियाल सर डालोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल मेथड, देयर सिंबल्स, पिक्टोरियल व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है ना, ये सब पढ़ा रखे हैं, प्लेन व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सब प्रोजेक्शंस और व्यूज़ को लेके ही है बच्चों। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कन्फ्यूजन, सिर्फ प्रोजेक्शंस और व्यूज़ को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू लगा लीजिएगा, मैं कहूँगा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सीधे एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मेरे हिसाब से यहाँ पे सिलेबस आराम से पूरा हो सकता है। तो बच्चों बिल्कुल निकालने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है ना, कोर्सेज से ऑलरेडी इतने बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला है, इन्हीं कोर्सेज से निकाला, इन्हीं लेक्चर से पढ़ के निकाला है। तो अगर आप इस तरह के कोर्सेज में ऑलरेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जुड़ जाइए, और नहीं जुड़ सकते हैं कुछ और आपके पास है कोर्स, तो उसमें अपनी बस वैल्यू ऐड करिए कि और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ इन कोर्सेज के अंदर, ठीक है ना। तो बस याद रखिए, कोर्स लेना कोई प्रेशर वाली चीज़ नहीं है, ये एक ज़रूरत वाली चीज़ है। अगर आपकी ज़रूरत है तभी आप किसी कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ज़रूरत नहीं है तो कोर्स की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी भी कोर्सेज में पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपका पैसा खर्च हो चुका है, तो पहली कोशिश हमेशा ये करिए कि उस कोर्स का यूटिलाइज़ करो पहले। ये नहीं कि आज ये देखा वहाँ चल दिए, कल वो देखा वहाँ चल दिए। पहले जो आपके पास है चीज़ें उनको देखो कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, और जब उसमें लगता है कि यार नई कमियां हैं उनको पूरी करो, और अगर पूरी नहीं हो सकती तब जाके किसी ऑप्शन में आपको लगता है कि यार ये ले लेना चाहिए, तो तब जाके वो ले लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाकी अगर आप कोर्स की तरफ जाओगे, कोर्स लोगे, तो उसमें ऑलरेडी कंटेंट जो डला हुआ है, आप फोल्डर खोलोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चर्स हैं, जनरल स्टडीज़ लेक्चर्स हैं, रीजनिंग लेक्चर्स हैं, यू कैन गो थ्रू दीज लेक्चर्स। उसमें सारे सब्जेक्ट हैं आपके, आईसी इंजन है, आरएसी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सब है। तो आप आराम से अपनी स्टडीज़ जो है वो कर सकते हैं और वहाँ के हिसाब से पढ़ सकते हैं। यहाँ लास्ट में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें ये आपके चैप्टर जो हैं वो फॉर्मिंग अलग है, अनकन्वेंशनल अलग है, मशीनिंग अलग है, वेल्डिंग अलग है, कास्टिंग अलग है। तो जितने शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग में आप वही वाली बात है ना, 20 लेक्चर पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो हमने इस तरह से दिया है कि 5 लेक्चर्स में आप कास्टिंग को पूरा कर लें, ठीक है ना, और रिवाइज हो जाए आपका पूरा का पूरा कास्टिंग, क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो इस तरह से वो पूरा कोर्स डिज़ाइन है बच्चों, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिए, अगर आप किसी भी कोर्स में जाएंगे तो MIE कूपन कोड जरूर लगाइए और कोर्सेज को लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।